हेलो, माय नेम इज़ क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो व्लॉग। आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ दिन में, क्योंकि आज 10 साल हो गए हैं मुझे अपनी मुंबई जर्नी कंप्लीट किए हुए। और आज के दिन मैं मुंबई पहुँचा था। मतलब आज से 10 साल पहले 2010 में 3 मई को मैंने रिज़ाइन किया था। 4 मई की मैंने ट्रेन पकड़ी थी और 5 मई की रात को यानी कि 6 मई को मैं मुंबई पहुँच गया था। और मेरी मुंबई जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई थी। और मुझे याद है कि उस टाइम पे मेरे पास कोई हेल्प नहीं थी, कोई रिसोर्स नहीं था। तो मैंने इन्फोसिस में जब मैं काम कर रहा था तो मैंने अपने भाई को ये बोला था कि मुझे मुंबई जाना है, मैं मुंबई जाने का प्लान कर रहा हूँ और फिल्म लाइन में कुछ काम करने का प्लान कर रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, जस्ट कि मुझे अपने लाइफ से रिग्रेट हटाना है। मुझे पता है कुछ होने वाला नहीं है वहाँ पे। एंड ही वॉज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव टूवर्ड्स माई एक्सपेरिमेंटल डिसीजंस कि हाँ करो, जाके जो करना है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो उसने अपने किसी फ्रेंड से बात की थी जो मुंबई में जॉब कर रहा था, और वो भी 4-5 लड़कों के साथ एक किसी अपार्टमेंट में रहते थे। सो उनसे बात की उसने अपने फ्रेंड से, तो उसके फ्रेंड जो मुझे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करते थे, तो उन्होंने बोला कि तुम आ जाओ हमारे घर पे, आ जाओ, तुम्हें जो भी करना है मतलब अपना यहाँ पे आके रहो। तो मैं उनके घर पे चला गया रात में। और ट्रेन से उतर के, तो वो वाशी में रहते थे। और वाशी, जिनको जो मुंबई नहीं आए हैं उनको पता नहीं होगा, वाशी मेन मुंबई से बहुत दूर है। बेसिकली वो नवी मुंबई का हिस्सा है, तो इट्स वेरी डेवलप्ड, इट्स पॉश। बट बहुत दूर है वो मुंबई से, मतलब मुंबई का एक कोना है वो। तो वहाँ से बार बार अंधेरी आना या फिल्म लाइन में आना बहुत डिफिकल्ट होता था। खैर मैं वहाँ पे पहुँच गया। तो मेरी पहली रात ऐसी थी कि जिस रात मैं वहाँ पहुँचा था, उस रात को जिन भैया से मैं मिलने गया था उनकी बर्थडे थी। सो रात में सबने बर्थडे सेलिब्रेट किया 12 बजे, और सब लोग सो गए। और तब तक मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं मुंबई पहुंच चुका हूं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डेयरिंग काम किए नहीं थे। और मैं बहुत ही पढ़ाकू टाइप का बच्चा था। हालांकि मैं बहुत अच्छे कॉलेज में नहीं था, पर पढ़ाकू टाइप का बच्चा था थ्रू आउट। मतलब वो होते नहीं जो पढ़ाई बहुत करते हैं, रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते। तो मैं दिन भर किताबें पढ़ता रहता था, बुक्स पढ़ता रहता था, उस तरह का लड़का था मैं। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स नहीं किए थे, बहुत ज़्यादा घूमा फिरने वाला काम नहीं किया था, और मुझे ट्रैवलिंग उतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी। पर जब मैं मुंबई आया तो मुझे उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि मैं मुंबई पहुंच गया हूँ। तो अगले दिन सुबह जब सब लोग उठ गए थे सो के, मैं भी उठ गया था क्योंकि बहुत हलचल हो रही थी कमरे में, पर फिर भी मैं अपनी आँख नहीं खोल रहा था। क्योंकि मैं रियलाइज़ नहीं करना चाहता था कि मैंने इतना बड़ा स्टेप ले लिया है। क्योंकि जब आप बहुत बड़ा स्टेप ले रहे होते हो तब आपको लगता है कि चलो कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा। पर जब वो आप वहाँ पे पहुँच जाते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है। अब आप एक्चुअली फिल्म लाइन में आ गए हो, अब आप एटलीस्ट मुंबई में आ गए हो, मतलब आप एक स्टेप लेने वाले हो। और आपको कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब एकदम अंधेरा है, और आपको नहीं पता है कि आज आप उठोगे तो आप जाओगे कहाँ। तो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुंबई में ये था कि जब मैं सुबह आंख बंद करके लेटा हुआ था और मुझे नींद खत्म हो चुकी थी, पर मैं आंख ज़बरदस्ती बंद किया हुआ था ताकि मैं आंखें खोलूँ ना। क्योंकि अगर मैं आंखें खोलूँगा तो मुझे ये सच्चाई से अपने आप को रूबरू कराना पड़ेगा कि अब मैं मुंबई में आ चुका हूँ, और अब मुझे कहीं तो जाना पड़ेगा और कुछ तो करना पड़ेगा। एंड आई वॉज नॉट वेरी एक्सपेरिमेंटल गाय। खैर एनीवेज मैं उठा और मैं अपना खड़ा हुआ सोच रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मिलने जाऊं। मतलब किसी को जानता ही नहीं मुंबई में। इन भैया लोगों का भी कांटेक्ट तो भाई ने दिया था। तो मेरे जो वही भाई लोग थे उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, कुछ दिन सिर्फ मुंबई में जाके टहलो। मतलब 1-2 हफ्ता सिर्फ टहलो, कुछ काम वाम का मत सोचो, कुछ काम लेने का मत सोचो, जाके मुंबई को एक्सप्लोर करो। मतलब गेटवे ऑफ इंडिया देखो, एलिफेंटा केव्स देखो, बैंड्रा देखो, हाजी अली देखो, बीचेस देखो जाके। तो मैंने यही डिसाइड किया कि हाँ 1-2 हफ्ता मैं सिर्फ कोई टेंशन या काम वाम के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं सिर्फ जाके मुंबई को एक्सप्लोर करूंगा। तो मैं जाके मुंबई एक्सप्लोर करने लगा। पर कुछ टाइम के बाद वो भी चीज़ मुझे इरिटेट करने लगी। एक चीज़ और हुई थी इसके बीच में, और वो ये कि जब मैं इन्फोसिस में था तो मैंने आ, कई जगह अपना रिज्यूमे भेजा था इन्फोसिस के मेल से, क्योंकि मेरा एक इन्फोसिस का मेल आईडी था। सो मुझे लगा था कि इन्फोसिस का मेल आईडी है तो कोई भी इम्प्रेस हो जाएगा। उसमें नीचे पूरा आपका सिग्नेचर विग्नेचर आता है इन्फोसिस कंपनी का कि सिस्टम इंजीनियर हो आप, ऐसा ऐसा करके। सो मैंने कई जगह मेल भेजे थे, हालांकि अलाउड नहीं था वहाँ से भेजना, पर फिर भी मैं भेज देता था रिस्क लेके। तो उसमें से एक कंपनी थी डेल कार्नेगी, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन था। तो उनका एक अपना ऑर्गेनाइजेशन था मुंबई में, जिनकी तरफ से मुझे कॉल आया था कि मैं आके उनसे मिलूं एंड दे विल प्रोवाइड मी अ जॉब बिकॉज दे आर वेरी मच इम्प्रेस विद माई प्रोफाइल। तो उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि मेरी प्रोफाइल में उनको क्या इम्प्रेस कर गया है। पर जब मैं वहाँ पे पहुँचा और मैंने उनको फ़ोन किया तो वहाँ पे जाके मैंने पता चला कि किसी डेटाबेस एंट्री की एरर की वजह से उन्होंने मुझे मेल कर दिया था, बल्कि वो किसी और कैंडिडेट को मेल करने वाले थे। सो वो जॉब भी चली गई। तो मेरे पास एक एक जो वो था, थिंकिंग थी कि एक प्लेटफॉर्म था कि मुंबई जाके मेरे पास चलो कुछ होगा और मैं एटलीस्ट जॉब करते करते अपना स्ट्रगल करूँगा या फिल्म लाइन में ट्राई करूँगा। सो वो भी चला गया। अभी सिर्फ एक ही चीज़ बची थी कि मुझे फिल्म लाइन में ट्राई करना था, और कोई रास्ता दिख नहीं रहा था मेरे को।
सो मैंने वही किया जो नॉर्मल कोई भी आदमी करता है कि लिस्ट निकाली और अपना रिज्यूमे निकाला, अपने सारे सर्टिफिकेट्स उठाए, वो गड्डी उठाई और अपना शर्ट और पैंट और ब्लैक शूज़ पहन के मैं सेल्समैन की तरह, मतलब अच्छे कपड़े थे वो क्योंकि इन्फोसिस में काफ़ी महंगे एक्सपेंसिव कपड़े लेके गया था, तो वो कपड़े पहन के मैं ओगिलवे के ऑफिस, JWT के ऑफिस, ग्रे मीडिया के ऑफिस, लोअर परेल में जाता था, गोरेगांव जाता था, अलग अलग जगहों पे जाता था, वहाँ जाके अपना रिज्यूमे सबमिट करने की कोशिश करता था। तो वहाँ जाके पता चला कि मुंबई उस तरह से ऑपरेट ही नहीं करता है, उनको ना रिज्यूमे से फ़र्क पड़ता है ना आपके सर्टिफिकेट से फ़र्क पड़ता है, उनको ये सब चीज़ें चाहिए ही नहीं। सो आई वॉज लाइक कि अभी कैसे काम किया जाए। तो मुझे याद है कि एक ऑफिस में, ओगिलवे के ऑफिस में शायद मैं गया था, और वहाँ पे मुझे एक रिसेप्शनिस्ट मिली थी जो बड़ी अच्छी थी नेचर की। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम यहाँ पे नौकरी छोड़ के क्यों आए हो, यहाँ तो सब 10th फेल काम कर रहे हैं, जो ग्रेजुएट नहीं है वो काम कर रहे हैं, तुम्हारी मतलब तुम तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लड़के हो, तुम्हें जाके जॉब ही करनी चाहिए, मतलब इस फील्ड में मत पढ़ो। तो इनिशियली सबने डीमोटिवेट किया या सच्चाई से रूबरू कराने की कोशिश करी, जो मैं अभी आपको करता हूँ कि बहुत जल्दी ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि आप फिल्म लाइन में आना चाहते हो जस्ट बिकॉज यू थिंक दैट यू आर पैशनेट अबाउट इट। सो उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, पर मैं तो अब जॉब छोड़ चुका हूँ। तो उन्होंने मुझसे मेरा नंबर लिया, मेरा रेज्यूमे लिया, उन्होंने कहा देखो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, बट देयर इज़ नथिंग मच दैट आई कैन डू, क्योंकि सैलरी बहुत कम होती है यहाँ पे। कॉपी राइटर की लिटरली कोई सैलरी नहीं होती, इंटर्न पे उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। पर मैंने कहा कुछ तो मिल जाएगा, पर खैर उनको मैं कई बार फ़ोन करता था, उनसे बात भी होती थी, पर फिर अगेन मेरा क्वालिफिकेशन ऐसा था कि वो मुझे कुछ जॉब दे नहीं पाते थे। सो 1 महीने तो मेरा ऐसे ही निकल गया ये करते करते। फिर लखनऊ में मेरे एक जानने वाले थिएटर आर्टिस्ट थे, उनको मैंने फ़ोन किया कि मैं बहुत परेशान हूँ और यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, वो कुछ तो हो, मतलब पैसे धीमे धीमे ख़त्म हो रहे हैं, अब तो मुझे लखनऊ वापस ही आना पड़ेगा। और मेरे दिमाग में उस टाइम पे, क्योंकि मुंबई मुझे थोड़ा थोड़ा उस टाइम में पसंद आने लगा था, तो मेरा ये था कि अब आए हैं तो कुछ तो करके जाएंगे। उस टाइम में मेरा एक सोलेज था और वो था पृथ्वी थिएटर, तो मैं अक्सर पृथ्वी थिएटर जाता था प्लेस देखने के लिए, और नहीं भी प्लेस देखता था तो मैं पृथ्वी थिएटर जाके बैठ जाता था। और अभी भी पृथ्वी थिएटर मेरे ख्याल से एक ऐसी जगह है, जब आप मुंबई जाओ तो वहाँ जाके बैठो, मतलब बड़ा ही पीसफुल एटमॉस्फेयर रहता है, बड़े क्रिएटिव लोग मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से पूरे मुंबई में सबसे क्रिएटिव जगह मुझे आज तक कोई लगी है तो वो पृथ्वी थिएटर ही है। तो पृथ्वी थिएटर में मैं जाता था, बैठता था, कुछ लेता नहीं था क्योंकि वहाँ चीज़ें बड़ी एक्सपेंसिव थी, मतलब चाय कॉफ़ी भी 200-200 रुपए की थी, तो मैं लेता नहीं था वहाँ पे कुछ, पर मैं बैठ जाता था जाके, और लोगों को देखता रहता था काम करते हुए। कुछ इंटेलेक्चुअल लोग अपने लैपटॉप पे लगे हुए हैं, कुछ लोग अपना डिस्कशन कर रहे हैं, कोई आदमी उधर बांसुरी बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वहाँ पे कुछ ना कुछ चलता रहता था। और वहाँ पे अगर आप जाते हो तो सेलिब्रिटीज़ भी आपको दिख जाएंगे वहाँ पे वैसा कुछ नहीं कि सेलिब्रिटी आ रहे हैं तो लोग उनके पीछे साइन लेने के लिए घूम रहे हैं, वहाँ बहुत ही नॉर्मल एटमॉस्फेयर रहता है। सो वहाँ पे एक बुक शॉप थी बगल में, पृथ्वी थिएटर के बगल में, तो उस बुक शॉप पे मैं गया, मैं वहाँ पे किताबें देख रहा था, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, तो मैं किताबें देख रहा था। तो वहाँ का जो ओनर था, वो मुझे देख रहा था, तो उसने कहा कि जो किताबें तुम देख रहे हो, बहुत लोग यहाँ पे आते हैं पर वो इस तरह की किताबें नहीं देखते हैं, वो बेसिकली बेस्ट सेलर्स देखते हैं, तो तुम काफ़ी यूनिक किताबें देख रहे हो। तो मेरा उससे कॉन्वर्सेशन शुरू हो गया। कॉन्वर्सेशन होते होते मैंने उसे बताया कि मेरी क्या कंडीशन है और मैं यहाँ पे आया हूँ स्ट्रगल करने के लिए, और ऐसा 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 सिनारियो है। सो उसने मुझे जॉब ऑफ़र कर दी। तो उसने कहा कि तुम यहाँ पे चाहें तो जॉब करो, मतलब मेरे बुक शॉप पे। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कितना पैसा दोगे, उसने कहा 3,000 रुपये। अब 3,000 रुपये में वाशी से रोज़ अंधेरी आना, मतलब मेरा रोज़ का खर्चा ही 100-200 रुपये था सिर्फ आने जाने का। और जब मैं बस से, ट्रेन से, इन सब चीज़ों से चलता हूँ तो वो तो खर्चा मीटअप ही नहीं हो सकता, खाने वाने का खर्चा अलग है। और तो फिर मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं, मैं 3,000 रुपये में तो जॉब नहीं कर पाऊंगा, इतनी मेहनत। तो 12 घंटे का जॉब था, मतलब सुबह आऊँगा, रात को 12-1 बजे मैं फ्री होऊंगा। सो बहुत लंबा जॉब था वो, और उस बीच में मैं कुछ और काम ही नहीं कर पाऊंगा। सो मैंने उस जॉब को मना कर दिया, पर उससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई, तो मैं जब भी जाता था वहाँ पे मिलता था उस आदमी से। तो जो थिएटर के मेरे जो गुरु थे, उन्होंने मेरे को ये बोला कि तुम जाके, एक थिएटर की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं सलीम आरिफ जी, उनसे जाके मिलो। तो मैं सलीम आरिफ जी से मिलने गया, पर सलीम आरिफ जी बहुत बड़ी थिएटर पर्सनैलिटी हैं, उनके पास हर रोज़ हज़ारों लोग आते रहते हैं काम मांगने के लिए। सो वो हर्ष छाया और ऐसे कुछ बड़े एक्टर्स के साथ बैठे हुए थे, तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि इन्होंने मुझे भेजा है और इन्होंने बोला है कि आपके पास कुछ काम हो तो आप मुझे दे दीजिएगा। तो उन्होंने कहा देखो, 6 महीने तुम्हें बैक पे बैठना पड़ेगा, बैक स्टेज करना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं कि क्या तुम किस में कैपेबल हो, तो उसमें तुम्हें डालेंगे। और 6 महीने तक, मतलब बैक स्टेज करने का मतलब ये है कि 6 महीने तक आपको कुछ पैसा नहीं मिलने वाला है। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ पैसा नहीं मिलने वाला है, तो फिर मैंने वो जॉब भी नहीं करी, क्योंकि थिएटर में ऑलरेडी कर चुका था, और मुंबई आके थिएटर करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। और मुझे पता है थिएटर अच्छा है, क्रिएटिव है, ये सब कुछ है, पर थिएटर में वो एक्साइटमेंट नहीं है, थिएटर में ना पॉपुलैरिटी है, ना फ्यूचर है, ना कुछ है। सो मैंने उनको मना कर दिया, मतलब मना क्या कर दिया, उनको वो फ़र्क ही नहीं पड़ता था। तो मैं वापस चला गया और मैंने कभी उनको पलट के कॉल नहीं किया। 10 साल बाद वो मुझे फिर से मिले और अभी मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त मित्र बन गए हैं। तो
वो एक सिनारियो हुआ। उसके बाद मैंने फिर भागना दौड़ना शुरू किया, इधर से उधर, ऑफिस से जाता था, फिल्म स्कूल जाता था, काम के लिए भागता फिरता रहता था कि कुछ तो काम काम मिल जाए, वरना मैं यहाँ पे स्टे नहीं कर पाऊंगा। कुछ ही पैसे मेरे पास बचे हैं, फिर मुझे वापस लखनऊ जाना पड़ेगा और वही एमबीए की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी। और अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे दे के मैं पक गया था। मतलब जब आप आईआईटी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो तो इतने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आप देते हो कि आप इरिटेट हो जाते हो। मतलब कोचिंग में बैठे होते हो तो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे होते हो, शीट्स फिल कर रहे होते हो। सो मैं पक चुका था कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे दे के, और मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी बहुत ज़्यादा वही सेम कॉन्सेप्ट्स बार बार पढ़ने की। सो मैंने सुसाइड किया कि जब तक हो सकता है, जब तक मैं घिस घिस के भी आगे बढ़ सकता हूँ, मैं आगे बढ़ूँगा। और जब लास्ट मोमेंट आ जाएगा कि 1 रुपये नहीं है जेब में, तब जाके मैं लखनऊ जाऊंगा वापस। और मैंने अपने घर वालों को भी बताया नहीं था कि मैं नौकरी छोड़ के आ चुका हूँ। तो जब वो मुझे फ़ोन करते थे तो मैं उनको ये बताता था कि हाँ मैं जॉब में हूँ, ऐसा वैसा करके मैं उन्हें कहानी सुनाता था। तो 3-4 महीने तक मैंने उनको बताया नहीं था कि मैं जॉब छोड़ के मुंबई आ गया हूँ, ताकि उनको शौक ना लगे। हालांकि लगा उनको शौक जब उन्हें पता चला कि मैं नौकरी छोड़ के आ गया हूँ। खैर एनीवेज, तो उसके बाद मैंने फिर उन्हीं थिएटर गुरु को फ़ोन किया, जो कि वही हैं जो मेरे को हेल्प करते थे, और वही हैं जो थोड़े से थोड़े डिस्टिंक्टली कनेक्टेड थे मुंबई से। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू वर्कशॉप थिएटर कर, उससे क्या है तेरे कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। तो मैंने कहा हाँ ये तरीका भी अच्छा है, वर्कशॉप करता हूँ कोई थिएटर की, वहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट्स भी बनेंगे, जान पहचान भी होगी और सीखने को भी मिलेगा। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में डायरेक्टर, एडिटर, सिनेमाटोग्राफर ये सब चीज़ें नहीं थी, और इतना कुछ मुझे पता नहीं था। मुझे जो चीज़ पता थी वो थी एक्टिंग। सो मैंने एक्टिंग ही करी थी थिएटर में, और मेरा इंटरेस्ट भी वही था, क्योंकि मुझे भी एक्टर बनना था। सारे जो लोग मुंबई कुछ भी करने आते हैं वो एक्टर ही बनने आते हैं कुछ कोई और चीज़ उन्हें कुछ दिखती नहीं है। हालांकि मुझे डायरेक्शन में इंटरेस्ट था, पर मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि मुझे डायरेक्शन में इंटरेस्ट है। मतलब मैं पिक्चरें देखता था, बहुत पिक्चरें देखता था, और राइटिंग बहुत करता था, सब कुछ करता था, पर जो मेन कंसर्न था वो था एक्टिंग। जो कि सबको वही होता है कि वो ग्लैमर उसी में दिखता है, जब आप कोई फिल्म देखते हो तो आपको सबसे ज़्यादा एक्टर ही दिखता है। सो आप एक्टिंग ही करना चाहते हो, सबसे ज़्यादा पैसा फेम उसी में है, और सबसे अच्छी जॉब वही है। मतलब पूरी फिल्म लाइन में सबसे अच्छी जॉब एक्टर की है, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है और सबसे ज़्यादा पैसा लेके जाना पड़ता है। सो मैं भी एक्टर बनना चाहता था। तो उन्होंने कहा थिएटर वर्कशॉप कर लो, तो मैंने नादिरा बब्बर का थिएटर वर्कशॉप ज्वाइन कर लिया। पर वहाँ पे जाके मुझे सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि मतलब अच्छा नहीं था वो। वहाँ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। जो रिच लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, जो अच्छे कपड़े पहने हैं, जो ख़राब कपड़े पहने हैं, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था। उतने अच्छे से वो सिखाते भी नहीं थे। बेसिकली वो पैसा अर्न करने का एक बिजनेस था उनके लिए। और वहाँ का सबसे बड़ा स्टार था वो आलिया बब्बर था। जो सबसे बड़ी स्टार थी वो जूही बब्बर थी। नादिरा बब्बर अपनी कुर्सी लगा के वहाँ बैठ जाती थी, बच्चे गधों की तरह ज़मीन पे बैठ जाते थे और अपना वो बक बक करती थी, हम लोग सुनते रहते थे। सो देयर वॉज नथिंग टू लर्न देयर, कुछ भी सीखने को नहीं मिला वहाँ पे। पर 1 महीने बाद उन्होंने कहा कि जो लोग इस क्लास को कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कंटिन्यू करें, हम लोग अपना वर्कशॉप एक्सटेंड करेंगे, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो मैं 1-2 बार गया उनके वर्कशॉप में, पर कुछ सीखने को था नहीं, वो टाइम पास ही होता था वहाँ पे। बेसिकली उनके पास तो बहुत पैसे हैं, वो अपना टाइम पास कर रहे थे, और हम लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा था वहाँ पे। तो मैंने बहुत लोगों का टाइम वेस्ट होते देखा वहाँ पे। थिएटर में बहुत लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं, नहीं करना चाहिए। जो एक्टर बनना चाहते हैं, जिनको थिएटर ही करना है, उनकी बात अलग है। फिर उसके बाद मैंने वो भी छोड़ दिया। फिर मैं परेशान हुआ, फिर मैंने उन्हीं थिएटर गुरु को फ़ोन किया। मैंने कहा अच्छा सर, थिएटर में तो कुछ हुआ नहीं, अभी कुछ और बताओ क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं ऑफिस से जा रहा हूँ, वहाँ भी कुछ हो नहीं रहा है। तो उन्होंने फिर मुझे एक नंबर दिया कि ये मेरी फ्रेंड है, और ये फिल्म लाइन में है, अभी इसने एंट्री करी है, और ये कुछ तो कर रही है फिल्म का, तुम इससे बात करो, क्या पता इसके पास कुछ हो तुम्हारे लिए। तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने बताया कि वो एक फ़िल्म कर रही हैं, और उन्होंने मुझे बुला लिया। और बुला के उन्होंने मुझे काम दिया, और वहाँ जिसमें मुझे पेमेंट नहीं मिली, ऑफ कोर्स सी बात है। बट चीज़ें मेरे लिए होने लगीं, और उन्होंने कहा कि तुम मेरे असिस्टेंट प्रोडक्शन में आ जाओ, और मैं वहाँ पे काम करने लगा। और वो मेरी पहली फ़िल्म थी जहाँ पे मैंने पहली बार चित्राशी रावत को देखा। एक और एक्ट्रेस थी चकदे में जो थी, वो थी वहाँ पे, मैं उनका नाम भूल गया अभी। और प्रशांत नारायणन थे जो मर्डर 2 में विलन थे। सो मैंने पहली बार एक्टर देखे थे इतने बड़े बड़े, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़े थे, और मैं फ़ैन भी था, प्रशांत नारायणन का फ़ैन था मैं। छल पिक्चर के टाइम से, मतलब छल पिक्चर मेरे पास डीवीडी पड़ी हुई थी जब मैं स्कूल में था, तो मैं उस पिक्चर को कई बार देख चुका था, तो मुझे वो काफ़ी अच्छी लगती थी पिक्चर। तो प्रशांत नारायण का मैं फ़ैन था। प्रशांत नारायण से मिला तो मुझे लगा कि यार अब मैं मतलब सही फील्ड में आ गया हूँ, सही लोगों से मिल रहा हूँ। और फिर जो उस टीम में लोग थे वो भी बड़े बड़े लोग थे, मतलब जो यशराज में काम कर रहे थे, जो प्रोड्यूसर था उसने पीपली लाइव में गाने लिखे थे, जो एक लिरिक्स राइटर था, डायरेक्टर था, बड़े बड़े मतलब जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे वो उस पिक्चर में थे। तो वहाँ से मेरा जो जर्नी था फिल्म लाइन का शुरू हुआ। उसके बाद फिर तो कुछ ना कुछ होता रहा, कुछ ना कुछ मिलता रहा, और चीज़ें अपने आप होती रहीं। तो ये मेरी जर्नी थी पहले 3-4 महीने की, जो मैंने वहाँ पे तय करी। तो आज मेरे को 10 साल हो गए, मतलब एग्जैक्ट 10 साल हो गए। 2010 6 मई को या 5 मई की रात को मैं मुंबई पहुंचा था।
और आज 6 मई, सॉरी आज 5 मई हो गई है। सो आज का दिन था जब मैं ट्रेन में था, और मैं ये सोच रहा था कि मुंबई जाके मैं क्या करूँगा। तो आज रात को मैं मुंबई पहुँच जाऊँगा और अपना जर्नी वापस स्टार्ट करूँगा। सो द होल एक्सपीरियंस ऑफ मुंबई इज़, इफ़ आई से, वॉज प्लेजेंट एज वेल एज़ नॉट प्लेजेंट। मतलब मैं नए लोगों से मिला, सबसे अच्छी बात यह है। जैसे कई बार मुझे रिग्रेट भी होता था कि मैंने क्यों जॉब छोड़ दिया, मैं कुछ IAS कर लेता, या फिर IPS कर लेता, या फिर UPSC का एग्ज़ाम दे देता, या MBA कर लेता, या कुछ और भी कर सकता था। बट एट टाइम्स जब मैं बाकी लोगों की जॉब्स देखता हूँ तब मुझे लगता है कि नहीं, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मैं अपने समय पे सोता हूँ, अपने समय पे उठता हूँ। मेरे लिए कोई संडे मंडे होता नहीं है। मेरा जब मन आता है मैं काम करता हूँ, कोई मेरे ऊपर डेडलाइन नहीं रहती है। मैं अपनी स्क्रिप्टें लिख रहा हूँ, अपनी फिल्में बना रहा हूँ। सो मैं कुछ भी कर सकता हूँ बेसिकली। दैट इज़ वन थिंग दैट बाकी लोगों के पास नहीं होता है, जो मेरे पास है। And that is something that I endeavor, that's something that I cherish doing. So no regrets about that. But the thing is, the kind of success that I imagined for myself, because I tried everything that was written in the books about making films. So I made films, I wrote books, I wrote screenplays, I met all the influential people, I worked in all the big production houses, I worked in ad films, I worked in feature films, I have done documentaries, corporate films, and everything. And still I didn't become as successful as I thought I would be. And I don't know the reason. मतलब हो सकता है बहुत सारे रीजंस हैं। वन ऑफ द रीजन दैट पीपल टेल मी दैट यू डोंट फिनिश थिंग्स, मतलब तुम चीज़ें स्टार्ट करते हो पर फिनिश नहीं करते हो। बट आई हैव सीन पीपल हु हैव वर्स्ट कंडीशंस देन मी, हु हैव मच लेस, who has done much less hard work than me, and they have got successful without doing much. So I don't know whether there's a time for everything to happen, and there is some thing called destiny. So when initially people used to say कि एक luck factor होता है, एक destiny होती है, then I used to think कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, आपका हार्ड वर्क सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब भी मैं बताता रहता हूँ अपने वीडियोज़ में कि हार्ड वर्क सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि हार्ड वर्क आप कितना कर लो, बट देयर इज something called destiny. There is something, because eventually you start believing in that, because no matter how much you work hard, it is not in your hand. आप कुछ भी कर लो, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आप कुछ नहीं करोगे तो भी सक्सेसफुल हो जाओगे। And I have seen people in Mumbai who have done much less, who have done nothing, and they have got successful without doing anything. I have met people who have just by accident got projects and their career boomed like rocket. And there are people who have done so much. मतलब मैं सेट पे ऐसे लोगों से मिलता हूँ जिन्होंने बाजीगर फिल्म में भी काम किया, शाहरुख की हर फिल्मों में काम किया है। ऐसे बंदे हैं जिन्होंने आमिर खान की हर फिल्मों में काम किया है, एंड दे आर स्टिल एट द वेरी लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन और एट द लोएस्ट लेवल ऑफ डायरेक्शन। ऐसे ऐसे डायरेक्टर से मिला हूँ मैं, ऐसे ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर से मिला हूँ मैं, जो 20-20 साल से 25-25 साल से असिस्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी उनका कुछ भी नहीं हुआ है। So I think it's all about destiny. It's all about, it depends on person to person. Maybe there are some drawbacks inside me. Despite me doing everything, there has to be something wrong that I have done, due to which I couldn't become successful. And maybe the whole structure of Mumbai is such that it is very claustrophobic. So only certain amount of people are working there. मतलब अगर आप अभी ऐसे कुछ कंपनीज हटा दो, धर्मा, यशराज, एक्सेल एंटरटेनमेंट, ये जो जिनके ऑलरेडी कनेक्शंस थे फिल्म इंडस्ट्री में, अगर आप इनको हटा दो तो आप फिगर आउट करोगे कि बाकी लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। सो मुंबई में जो काम कर रहे हैं वो लोग मेरे ख्याल से सिर्फ 2% हैं, और बाकी 98% से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और उसके पीछे कारण क्या है? अगेन वैकेंसी नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड जगह हैं जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हो, और हर चीज़ को बनाने के लिए पैसा चाहिए, और हर किसी के पास पैसा होता नहीं है, और हर किसी को ये डाउट रहता है कि अगर मैं कोई चीज़ बनाऊंगा तो वो सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो जिनका पैसा है पर वो बनाना नहीं चाहते हैं, ये सोच के कि जब हम बनाएंगे तो वो चीज़ अच्छी मास्टरपीस बननी चाहिए। उस मास्टरपीस के चक्कर में वो लोग ज़िंदगी भर बैठे रहते हैं और अपना कंटेंट नहीं बनाते। सो ये सब सोच हैं। बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारी लोगों से मिलने को मिला मेरे को, ऐसे लोगों से जिनसे मैं शायद नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं मिल सकता था। टुडे आई हैव बिकम राइटर एंड आई हैव बिकम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई लाइफ। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट आई डोंट हैव एनी मनी. So that is the only problem that you will face in film industry, that you might have a lot of money or you might not have a lot of money, but the thing is you will be satisfied with whatever you are doing, and that is the core of the thing. But the thing is, money is the only thing that makes you happy. And आफ्टर अ वाइल, मतलब 6-7 साल मुंबई में बिताने के बाद 2016-2017 में, आई अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, बिकॉज आई नेवर यूज्ड टू ट्रीट मनी एज समथिंग वेरी वाइटल टू लाइफ.
मैं सोचता था कि पैसा हो चाहे ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है, मेरी लाइफ इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यू रीड दोज लिटरेरी बुक्स ना, एमर्सन का बुक पढ़ लेते हो आप पुरानी हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ते हो, बायोग्राफिकल बुक पढ़ते हो, या आप विंसेंट वैन गॉग के बारे में पढ़ते हो, पेंटर्स के बारे में पढ़ते हो, फ्रेंच पेंटर्स के बारे में पढ़ते हो, एंड देन यू रियलाइज़ कि अच्छा पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपकी क्रेजीनेस इंपॉर्टेंट होता है, आप किसी चीज़ को कितना पैशन से करते आ रहे हो वो इंपॉर्टेंट होता है। पर एक्चुअली जब आपके पेट में भूख लगेगी और आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे तो फिर कोई भी क्रिएटिविटी काम नहीं आती है। और कई बार ये भी होता है कि कई बार आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हो जो आपके पास पैसे नहीं होते। तो मेरे साथ मुंबई में कई बार ऐसा हुआ है कि जब मेरे पास पैसे नहीं हुए हैं तब मैंने अपनी लाइफ के सबसे अच्छे डिसीजन लिए हैं, और जब पैसे हुए हैं तो मैं सिर्फ याशी कर रहा हूँ। मतलब मुंबई में मेरी जो लाइफ है बहुत अनइवन रही है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं याशी कर रहा हूँ, मतलब तब मैंने फिल्म बनाने की नहीं सोची, एंड आई रिग्रेट दैट मोमेंट। और ऐसे बहुत लोगों में जानता हूँ जिनका बहुत पैसा है, एंड दे कीप फाइंडिंग प्रोड्यूसर। वो अपनी फिल्म बना सकते हैं पर वो नहीं बनाएंगे क्योंकि दे आर स्टिल लुकिंग फॉर प्रोड्यूसर्स। और मैं सोचता था कि इनके पास पैसे पड़ेंगे, अपना पैसा क्यों नहीं लगा रहे हैं। और जब मेरे पास पैसा आया तो मैंने सेम चीज़ करी। इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन माई ओन प्रोजेक्ट मैंने उस पर याशी करी, मैंने बहुत सारे पैसे वेस्ट किए। और 1-2 साल बाद मुझे पता चला कि मैंने इतने पैसे कमाए थे, जब मैं अपना अकाउंट चेक कर रहा था तो मैंने इतने पैसे कमाए और सारे पैसे वेस्ट कर दिए, और कहाँ गए मुझे खुद पता नहीं चला। सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू शुड ऑल्सो कीप इन माइंड कि जब भी आप मुंबई में पैसे कमाओ तो उनको सेव ज़रूर करो और अपने प्रोजेक्ट पे लगाओ, अपने ड्रीम्स पे लगाओ, अपने पैशन पे लगाओ, उसको वेस्ट मत करो। और ये पैसा बहुत जल्दी निकलता है और बहुत मुश्किल से आता है। सो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो दिस हैज़ बीन 10 ईयर्स ऑफ माई मुंबई लाइफ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए, अगर नहीं लगा तो भी लाइक शेयर कमेंट करिए, क्या जाता है, फ्री का है। ठीक है, सब्सक्राइब टू माय चैनल। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। थैंक यू।